जैसा कि कहा जाता है, पहला प्यार गलत इंसान से होता है। चाहे इंसान गलत हो या सही, एक दूसरे से अलग हो या साथ में, हम केवल यही चाहते हैं कि वो हमेशा खुश रहे, वो जिंदगी भर के लिए मेरा हो जाए। तो आज की ये फिल्म ऐसी ही एक लव स्टोरी पे बेस्ड है, जिसको आप अपने जीवन से बहुत रिलेट कर पाओगे। फिल्म की शुरुआत में इस कहानी के मुख्य किरदार जू को दिखाया जाता है। वो एक स्कूल में स्विमिंग टीचर है। वो मैदान में खड़ा होकर उस इंसान के बारे में सोचता है जिसे वो प्यार करता है। वो अक्सर ऐसा करता है, इसीलिए सारे स्टूडेंट उस पर हंसते हैं और जू सब बच्चों को डांट देता है। तभी उसे अपनी टेबल पर एक लेटर मिलता है जिसे यंग नाम की एक लड़की ने भेजा था। लेटर पढ़ के उसने ये कभी नहीं सोचा था कि ये लड़की उसकी यादों के हर पन्ने पर फैली होगी। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम जू के स्कूल लाइफ की कहानी देखते हैं। वो बहुत शरारती किस्म का लड़का था, जिसका अक्सर अपने स्कूल के बच्चों के साथ झगड़ा होता रहता था। ऐसे ही एक लड़ाई के दौरान वो यंग को देखता है और उसे यंग से प्यार हो जाता है। सभी बच्चे उसे पीटते रहते हैं, लेकिन वो किसी और ही दुनिया में खो जाता है। फिर उसे पनिशमेंट के लिए स्कूल के ऑफिस में बुलाया जाता है। वहाँ यंग भी होती है। यंग स्कूल में नई आई थी। जू यंग से बात करना चाहता है, इसलिए वो मौके का फायदा उठाता है और यंग के पास जाता है और उससे कहता है, अगर तुम्हें किसी भी तरह की मदद चाहिए हो तो मुझे बताना, मेरे दरवाजे तुम्हारी मदद के लिए हमेशा खुले हैं। तभी यंग देखती है कि जू की पैंट फटी हुई है। ये देखकर वो जू से कहती है, तुम पहले अपने दरवाजे को बंद कर लो। ये सुनकर जू शर्मा कर वहाँ से चला जाता है। क्योंकि यंग बेहद खूबसूरत थी, इसीलिए स्कूल के बाकी लड़के भी उसे पसंद करते थे। स्कूल की स्विमिंग टीम का कैप्टन शार्क यंग को अपनी ट्रॉफी दिखाकर इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और उसे रात को डिनर पर इनवाइट भी करता है। ये सुनकर यंग को बहुत गुस्सा आता है और वो शार्क को वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। ये सुनकर जू बहुत खुश हो जाता है और यंग के पास आता है। फिर वो दोनों स्कूल की दीवार फांदकर बाहर चले जाते हैं। जू को लगता है वो दोनों डेट पर आए हैं, लेकिन यंग का कहना है कि उसे स्कूल का नया माहौल बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, इसीलिए वो जू के साथ स्कूल बंक करती है। फिर जू यंग के सामने अपना इम्प्रेशन जमाने के लिए कहता है, तुम्हें पता है मैंने एक साथ 5 गर्लफ्रेंड्स बनाई है और मैं स्विमिंग चैंपियन हूँ। मुझे स्कूल में हर कोई पसंद करता है। लेकिन यंग को जू की बातों पर विश्वास नहीं होता और वो मस्ती करने के लिए जू के खाने में बहुत सारा नमक डाल देती है। फिर अगले दिन शार्क यंग को फिर से परेशान करता है, जिसे देखकर जू शार्क से लड़ने लगता है। लड़ाई के बाद जू रेस्टोरेंट में आता है। फिर यंग उसे कहती है, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो बिना मतलब के लड़ाई करते रहें। ये सुनकर जू यंग से कहता है, तुम शार्क से झूठ बोलना कि हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है और एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, फिर देखना वो तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करेगा। तभी शार्क वहाँ आता है और जू को धमकाने लगता है। ये देखकर यंग शार्क से कहती है, जू मेरा बॉयफ्रेंड है और हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये सुनकर शार्क वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन शार्क फिर से जू को परेशान करता है। इस पर जू शार्क से कहता है, मैं अब से कोई लड़ाई नहीं करना चाहता। जू की ये बात सुनकर शार्क जू को स्विमिंग कंपटीशन की चुनौती देता है और कहता है, अगर मैं जीत गया तो यंग अपनी पीठ पर एक पोस्टर लगाएगी जिस पर लिखा होगा, शार्क मेरा बॉयफ्रेंड है। इससे पहले कि जू कुछ कह पाता, यंग शार्क की इस चुनौती को स्वीकार कर लेती है और जू को कंपटीशन की तैयारी करने के लिए कहती है। फिर जू भी जोरों शोरों से प्रैक्टिस करने लग जाता है। इसके बाद वो हर दिन की तरह स्कूल से भागकर वापस आ जाते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट बंद होता है, इसलिए वो दोनों वहीं बैठकर बातें करने लगते हैं। यंग को पेंटिंग करना बहुत पसंद होता है, इसलिए वो बड़ी होकर फैशन डिजाइनर बनना चाहती है। फिर यंग जू से पूछती है तो जू बताता है उसको स्विमिंग बहुत पसंद है। यंग पूछती है, क्या तुम बहुत बड़े स्विमर बनना चाहते हो? इस पर जू कहता है, मैं सिर्फ शार्क को हराना चाहता हूँ। तभी वहाँ उनके स्कूल टीचर आ जाते हैं, जिसे देखकर वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। भागते हुए वहाँ बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से वो दोनों भीग जाते हैं। फिर जू यंग को अपने घर ले जाता है उसके कपड़े सुखाने के लिए। फिर अगले दिन स्विमिंग कंपटीशन शुरू हो जाता है। कंपटीशन में जू बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है, लेकिन फिर भी शार्क जीत जाता है। तभी यंग वहाँ आती है और जू की बेइज्जती होने से बचाती है। वो शर्त के मुताबिक अपनी पीठ पर वो पोस्टर लगा लेती है। उस पर लिखा होता है, आई लव शार्क। इसके बाद वो दोनों एक समंदर के किनारे टहलने के लिए आते हैं। वहाँ बैठकर यंग जू की बहुत सुंदर तस्वीर बनाती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा समय बिताते हैं। फिर यंग कहती है, अगर ये समय यहीं रुक जाए तो कितना अच्छा होगा। तभी यंग दूर से अपने पिता की कार को देखती है और बहुत डर कर जू से लिपट जाती है। जू सोचता है
कि शायद यही उसकी प्रेम कहानी की शुरुआत हो जाए। लेकिन अगले दिन यंग स्कूल नहीं आती। ये देखकर जू यंग के घर चला जाता है और यंग के पिता को उनके घर में तोड़फोड़ करते हुए देखता है। दरअसल यंग अपनी माँ के साथ भागकर इस शहर में आई थी। फिर यंग जू को देखती है और वहाँ से उसे जाने के लिए कहती है। फिर रात को यंग जू को कॉल करती है और कहती है, मुझे नहीं पता था कि मेरे पिता हमें इतनी जल्दी ढूंढ लेंगे। दरअसल मेरे पिता नशे के आदी हैं। मैंने बचपन से देखा है कि वो शराब पीकर मेरी माँ को बहुत पीटते थे, इसलिए हम उनसे दूर रहते हैं और तुम जैसे लड़के से दोस्ती करके मैं बहुत भाग्यशाली महसूस करती हूँ। थैंक यू सो मच, मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये सब कहकर यंग फोन को रख देती है। उस रात भारी बारिश होती है, लेकिन जू उस बारिश में ही पागलों की तरह यंग को ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। इसके बाद कुछ साल बीत जाते हैं। जू अब साइबर कैफे में काम करता है। उसने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया क्योंकि उसको पढ़ाई करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर एक दिन जू का एक दोस्त उसे कहता है कि जू, तुम्हें कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। ये कहते हुए वो जू को एक कॉलेज की तस्वीर दिखाता है और कहता है, मुझे यहाँ एडमिशन लेना है। तभी अचानक कॉलेज की तस्वीर में जू को यंग दिख जाती है, यानी इतने सालों के बाद वो उसे दोबारा देख पाएगा। इसकी कल्पना जू ने खुद भी कभी नहीं की होगी। यानी यंग फिलहाल उस कॉलेज में पढ़ती है। यंग की तस्वीर देखकर जू बहुत उत्साहित हो गया और उसने खूब पढ़ाई करनी शुरू कर दी और उस कॉलेज में एडमिशन का फैसला किया। इसीलिए वो तुरंत सब कुछ छोड़कर पढ़ाई करने लगता है। उसके साथ साथ वो अपनी स्विमिंग प्रैक्टिस भी जारी रखता है। फिर आखिरकार जू और उसके दोस्त का उस कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। जू का दोस्त कॉलेज में जाकर अपने आसपास ढेर सारी खूबसूरत लड़कियों को देखकर खुशी से भावुक हो जाता है। फिर उसके कॉलेज के कुछ दोस्तों से पता चलता है कि यंग हॉस्टल में पढ़ती है। फिर कुछ दिनों बाद जू यंग को सड़क पर देखता है और यंग ने भी जू को देखा और वो तुरंत दौड़कर उससे लिपट गई। दरअसल ये सब जू की कल्पना थी। इसके बजाय यंग ने जू पर ध्यान भी नहीं दिया। जब जू उसके पास पहुंचा तो यंग ने उसे पहचान लिया। जू को देखकर वो बहुत खुश हुई। फिलहाल यंग कॉलेज में फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई कर रही होती है। वो जू से पूछती है कि तुम्हें इस कॉलेज में एडमिशन कैसे मिला? तो जू कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इसके बाद जू यंग के साथ ज्यादा समय बिताने के लिए यंग की चीयर लीडिंग टीम में शामिल हो जाता है, जहाँ पर जू सभी लड़कियों के बीच एकमात्र लड़का होता है। जू के इस पागलपन को देखकर यंग उसे बताती है कि अब उसका एक बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर बेचारे जू पर मानो आसमान टूट पड़ता है। जू को पता चलता है कि यंग का बॉयफ्रेंड हाउ है। वो उनके स्कूल की फुटबॉल टीम का कैप्टन था। फिर यंग जू से कहती है, तुम्हें अपनी पढ़ाई और स्विमिंग पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ एक लड़का एक लड़की का पीछा कर रहा होता है। जू और यंग उस लड़की को बचाते हैं। फिर अगले दिन जू के दोस्त अडल्ट फिल्म की सीडी खरीद कर लाते हैं, जो उनके देश में इल्लीगल होती है। उसके दोस्त उस पार्सल पर यंग का ऑटोग्राफ भी लेकर आते हैं। इस बात पर वो सब मिलकर बहुत हंस रहे होते हैं। तभी उनके घर पर पुलिस आती है और जू को गिरफ्तार कर लेती है। जू को साथ ले जाते हुए पुलिस यंग को भी पकड़ लेती है। जब यंग को पता चलता है कि पुलिस ने जू को अडल्ट फिल्म की सीडी खरीदने पर गिरफ्तार किया है, तो यंग को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो जू को पुलिस स्टेशन में ही पीटना शुरू कर देती है। फिर पुलिस वाले उन्हें जेल में बंद कर देते हैं। फिर बाद में उन्हें पता चलता है कि उनकी गिरफ्तारी का कारण ये है कि जिस लड़की को उन्होंने सड़क पर बचाया था वो वास्तव में एक चोर थी। वो लड़की उस लड़के का बैग चुराकर भाग रही थी। ये बातें जानकर वो दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। फिर जू यंग से उसकी और हाउ की लव स्टोरी पूछता है। फिर यंग अपनी लव स्टोरी बताना शुरू करती है। कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम के समय वो बहुत घबराई हुई थी। उसी दिन अचानक वो हाउ से टकराई और हाउ ने उसे कहा, इतना घबराने की कोई बात नहीं है, तुम एग्जाम अच्छे से दो, हम फिर मिलेंगे। फिर बाद में यंग और हाउ दोनों का एडमिशन कॉलेज में हो जाता है। फिर धीरे धीरे हाउ के साथ यंग की काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई। लेकिन ये सुनकर जू को बहुत बुरा लगता है और वो मन ही मन में सोचता है कि वो कितना स्वार्थी था। उसने कभी भी यंग को समझने की कोशिश नहीं की। उसने कभी भी नहीं सोचा कि यंग क्या चाहती है। ये सब सोचने के बाद जू स्विमिंग को अपना करियर बनाने का फैसला लेता है। फिर वो अपने स्विमिंग की अच्छे से प्रैक्टिस करनी शुरू कर देता है। फिर एक दिन यंग के जन्मदिन पर वो यंग को कॉल करता है। वो यंग को कॉल करके पूछता है, तुमने आज क्या किया? तो यंग कहती है, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए मैं हॉस्टल में ही आराम कर रही हूँ, वरना मैं हाउ के साथ आतिशबाजी देखने जाती। यंग की ये बात सुनकर जू हॉस्टल की छत पर बहुत सारी आतिशबाजी कर देता है, जिसे सुनकर
यंग अपनी बालकनी में आती है और आसमान में आतिशबाजी देखती है। मतलब यंग के जन्मदिन पर उसकी इच्छा पूरी कर दी थी। वो आतिशबाजी आसमान में इतनी रोमांटिक लग रही थी कि हॉस्टल के सारे लोग बाहर आकर आसमान में देखने लगते हैं और इस खूबसूरत पल में अपने अपने चाहने वालों को अपने दिल की बात बोलने लगते हैं। फिर जू वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए मन ही मन में कहता है, ये खूबसूरत पल आतिशबाजी की चमक है जिसे यंग शायद कभी ना भुला पाए। शायद ये यादें उसके होठों पर मुस्कान ला देंगी और यहाँ मौजूद हर कोई उस याद का हिस्सा होगा। फिर कुछ दिनों बाद जू ने हाउ को लाइब्रेरी में देखा। वो एक लड़की के साथ छुट्टियों पर जाने का प्लान बना रहा था। जू को एहसास हुआ कि हाउ यंग के साथ धोखा कर रहा है, क्योंकि हाउ ने यंग से वादा किया था कि अगर वो फुटबॉल मैच जीतेगा तो वो यंग को छुट्टी पर बाहर लेकर जाएगा। लेकिन हाउ जानबूझकर वो मैच हार रहा था। बाद में जू यंग को सब कुछ बताता है, लेकिन यंग उस पर विश्वास नहीं करती और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जू बहुत गुस्से में होता है। वो सीधा कोच से कहता है कि मुझे भी ये मैच खेलने दो। फिर जू भी फुटबॉल मैच खेलने लगता है और मैच के आखिरी मिनट में गोल करके मैच जीत लेता है। फिर मन ही मन में वो कहता है, पहला प्यार लोगों को लापरवाह बना देता है और आज मैं यंग को अपना लापरवाह प्यार दिखाऊंगा। इसके बाद वो सीधा हाउ के पास जाता है और उसे बुरी तरह पीटने लगता है। हाउ को पीट कर जू वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कुछ साल बीत जाते हैं। नेशनल टीम में शामिल होने के लिए जू अभी भी अपने स्विमिंग की प्रैक्टिस जारी रखता है। फिलहाल वो एक अमीर लड़की के साथ रिलेशनशिप में है। उसके दोस्त कहते हैं कि उस लड़की से शादी कर लो, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन जू उनकी कोई बात नहीं सुनता। एक दिन अचानक वो यंग को सड़क पर देखता है और उसका पीछा करने लगता है। बाद में उसे पता चलता है कि यंग फिलहाल एक छोटी सी मॉडल है। वो अलग अलग एड फिल्म्स में काम करती है। जू उससे मिलता है और पूछता है, तुम मॉडलिंग क्यों कर रही हो? तो यंग उसे बताती है कि फैशन डिजाइनिंग के लिए मुझे दूसरे देशों में जाना पड़ता है, लेकिन पिता की बीमारी के कारण मैं कहीं नहीं जा पाई और फिर ये सब शुरू कर दिया। उसके बाद जू यंग की शूटिंग देखने के लिए आने लगा और जू को एहसास हुआ कि यंग को उसके फैशन डिजाइनिंग के पैशन को फॉलो करना चाहिए। इसीलिए वो यंग के लिए फैशन डिजाइनिंग से जुड़े कुछ जॉब के सर्कुलर लेकर आता है। ये देखकर यंग बहुत इमोशनल हो जाती है। फिर अगले दिन यंग की शूटिंग दूसरे शहर में होती है, तो वो जू के साथ कार में शूटिंग के लिए जा रही होती है। लेकिन बीच रास्ते में यंग के पास उसके डायरेक्टर का कॉल आता है और वो कहता है कि तुम्हारी जगह किसी और मॉडल ने ले ली है। ये सुनकर वो काफी परेशान हो जाती है। फिर जू उसे खुश करने के लिए समंदर दिखाने ले आता है, लेकिन वहाँ का गेट बंद होता है। तभी जू अपने घुटनों के बल बैठकर यंग से उसे अपने हाथों पर पैर रखकर गेट कूदने के लिए बोलता है। ये देखकर यंग को अपने स्कूल के दिन याद आ जाते हैं, जब वो दोनों स्कूल की दीवार कूदकर भाग जाते थे। फिर वो दोनों समंदर किनारे आकर चिल्लाते हुए उस डायरेक्टर को खूब सारी गालियां देते हैं। फिर वो दोनों साथ बैठकर अपने स्कूल के दिनों को याद करते हैं। इसी बीच यंग अपनी टेंशन भूल जाती है और बहुत खुश होती है। तभी जू यंग के थोड़ा करीब जाने लगता है, लेकिन यंग वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और जू के स्विमिंग कंपटीशन का दिन आ जाता है, जिसे देखने के लिए जू यंग को बुलाता है, क्योंकि ये कंपटीशन उसकी लाइफ का सबसे बड़ा कंपटीशन होता है, एक नेशनल चैंपियनशिप। फिर कंपटीशन वाले दिन बाहर तूफान शुरू हो जाता है। जू बैठकर टीवी पर न्यूज में देखता है कि तूफान के कारण कुछ लोग पुल के पास फंसे हुए हैं। वहाँ पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये फंसे हुए लोग वो लोग थे जो नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप देखने आ रहे थे। जू को लगता है कि यंग भी उन लोगों में फंसी हुई है। फिर वो मैच के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि यंग ठीक है या नहीं, और वो अपने कंपटीशन पर फोकस नहीं कर पाता। फिर मैच शुरू हो जाता है, लेकिन जू स्विमिंग पूल में कूदने की बजाय वहाँ से भागकर बाहर चला जाता है और तूफानी बारिश में यंग को बेचैन होकर ढूंढने लगता है। काफी देर ढूंढने के बाद वो फाइनली यंग को ढूंढ लेता है और कहता है, तुम्हारा फोन बंद आ रहा था तो मैं बहुत परेशान हो गया था। फिर यंग उसे बताती है, मैं एक टैक्सी के अंदर फंस गई थी और मेरा फोन भी कहीं खो गया है। फिर अचानक से जू यंग को कसकर गले लगा लेता है और कहता है, जिस दिन हम पहली बार मिले थे उस दिन से लेकर आज तक हम हर बार अलग हुए हैं, लेकिन इस बार मैं तुम्हें फिर से नहीं खो सकता। मैं तुमसे एक बार फिर कहना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी बनोगी? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सुनकर यंग बहुत इमोशनल हो जाती है और जू से कहती है, मुझे लगता है तुम्हें कंपटीशन में वापस जाना चाहिए, शायद तुम्हें एक और मौका मिल जाए। ये कहकर यंग वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी जू देखता है
कि यंग के ऊपर कुछ गिरने वाला होता है और वो तुरंत भागकर यंग को बचा लेता है, लेकिन वो चीज जू पर गिर जाती है जिसकी वजह से उसका कंधा खराब हो जाता है। डॉक्टर्स बताते हैं कि वो अगले कुछ महीनों तक स्विमिंग नहीं कर पाएगा। ये जानकर यंग को बहुत दुख होता है और वो पूछती है, अब तुम कैसे तैरोगे? फिर जू कहता है, सपने पूरे होने चाहिए, ये कोई बड़ी बात नहीं, जरूरत पड़ने पर स्विमिंग छोड़ भी सकता हूँ और फिर से शुरू भी कर सकता हूँ। अभी ये बात जरूरी है कि तुम ठीक हो और तुम मेरे साथ हो, मुझे और क्या चाहिए? ये सुनकर यंग अपने आप को और नहीं रोक पाती और वो जू के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है। फिर वो दोनों एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। यंग को एक फैशन डिजाइनिंग कंपनी में नौकरी मिल जाती है। जू हमेशा यंग का ख्याल रखता है। धीरे धीरे जू की चोट भी ठीक हो जाती है और एक दिन उन्हें एक खूबसूरत शादी का जोड़ा दिखाई देता है। वो दोनों एक दूसरे को कहते हैं, हम अपनी शादी में बिल्कुल ऐसे ही कपड़े पहनेंगे। फिर हम देखते हैं कि यंग उन दोनों के लिए अंगूठी लेकर आई थी जिसे वो जू से अपने आप को पहनाने के लिए कहती है। ये देखकर जू भी यंग से वादा करता है कि सब कुछ ठीक हो जाने के बाद वो उसके लिए हीरे की अंगूठी खरीदेगा। इसके बाद वो दोनों डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हैं। डॉक्टर उन्हें बताता है, वैसे तो आप पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और आप अब सारे काम कर सकते हैं, लेकिन आप फिर कभी स्विमिंग नहीं कर पाओगे। डॉक्टर की ये बात सुनते ही जू की सारी उम्मीदें एक पल में खत्म हो जाती है। इसके बाद वो अलग अलग जगहों पर नौकरियों के लिए अप्लाई करने लगता है, लेकिन उसे किसी तरह की कोई जॉब नहीं मिलती, जिसकी वजह से धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। लेकिन यंग के पास नौकरी होती है, इसलिए यंग घर का किराया और बाकी सभी खर्चे देखती है। लेकिन जू को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर एक दिन यंग जू को लेकर शॉपिंग मॉल जाती है और उससे एक शर्ट पहनने को कहती है। जू शर्ट पहनते हुए देखता है कि शर्ट के पीछे उसकी तस्वीर बनी हुई थी। ये तस्वीर यंग ने स्कूल टाइम में उसको देखकर बनाई थी। यंग जू को बताती है, कंपनी को मेरा ये डिजाइन बहुत पसंद आया और वो इस डिजाइन की मास प्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं। ये खबर सुनकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन जू अपने फ्यूचर को लेकर बहुत टेंशन में रहता है। फिर एक दिन जू के दोस्त इकट्ठे होते हैं। उसके एक दोस्त की जल्दी ही शादी होने वाली होती है। वो लोग जू से भी शादी करने के लिए कहते हैं। फिर जू उनसे कहता है, फिलहाल मेरे पास कोई काम नहीं है, इसलिए मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। ये सुनकर उसके दोस्त उस पर हंसने लगते हैं और जू को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। फिर जब वो यंग से अकेले में बात करता है तो यंग उसे कहती है, हमें जल्दी ही शादी कर लेनी चाहिए। फिर जू उसे कहता है, मेरे पास अभी कोई नौकरी नहीं है और फिलहाल किस्मत भी मेरे साथ नहीं है, इसलिए हमें अभी शादी नहीं करनी चाहिए। इसके कुछ दिनों बाद यंग के पिता की मौत हो जाती है। जू के सभी दोस्त उससे मिलने आते हैं। फिर जू का एक दोस्त उससे उसके फ्यूचर की प्लानिंग के बारे में पूछता है। इस पर जू कहता है, अगर मैं उस दिन यंग से नहीं मिला होता तो आज इस चोट के कारण मेरा करियर बर्बाद नहीं होता और मैं कुछ बन चुका होता। मुझे अब इस बात पर पछतावा होता है। तभी हम देखते हैं कि यंग जू की ये सारी बातें सुन लेती है और बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। वो कहती है, मेरे पिता हमेशा तुम्हारी तरह ही मेरी माँ को दोषी मानते थे, इसीलिए वो दोनों शादी के बाद भी कभी साथ नहीं रहे और आज मेरे पिता के मरने के बाद भी मेरी माँ उन्हें देखने नहीं आई। दरअसल तुम सही हो, अगर तुम उस दिन मुझसे ना मिले होते तो शायद तुम एक नेशनल स्विमर होते। और तुम्हें याद है, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे कभी भी चोट नहीं पहुंचाओगे, लेकिन आज तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। फिर बाद में उसी रात जू यंग से माफी मांगता है और कहता है कि अब से वो यंग की सारी बातें मानेगा और स्पोर्ट्स टीचर बनने के लिए तैयारी करेगा। लेकिन यंग उसे बताती है उसकी कंपनी उसको दूसरे शहर भेज रही है और वो अगले हफ्ते यहाँ से चली जाएगी। जू उसका सपोर्ट करता है और कहता है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, मैं किसी भी दूसरी लड़की की तरफ नहीं देखूंगा। फिर अचानक वो देखता है कि यंग ने अपनी उंगली से जू की पहनाई हुई अंगूठी निकाल दी है। ये देखकर जू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी गलतियों के लिए बार बार माफी मांगता है, लेकिन यंग कहती है, मैंने अपनी माँ और पिता को बहुत करीब से देखा है, पछतावे के कारण वो कभी भी एक नहीं हो सके। जू कहता है, मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। यंग कहती है, तुम स्पोर्ट्स टीचर के एग्जाम की तैयारी करो। ये सब कहकर यंग वहाँ से चली जाती है और यंग एक लेटर भी छोड़कर जाती है जिसमें लिखा होता है, डियर जू,
तुम मेरी वजह से शारीरिक रूप से बीमार हो गए, लेकिन मानसिक बीमारी भी उससे कम नहीं होती और हमें उस बीमारी से बचना है। दरअसल मुझे इसका पछतावा है। मुझे स्कूल में तुम्हारे साथ इतना समय नहीं बिताना चाहिए था। तुम्हें कॉलेज में हर समय मेरी रक्षा नहीं करनी चाहिए थी, तब शायद हमें साथ नहीं रहना पड़ता। तुम्हारी जिंदगी मेरे लिए बर्बाद हो गई। ये सब याद करके ही मुझे बहुत गिल्ट महसूस होता है। मेरा एकमात्र अफसोस ये है कि हम अपनी जिंदगी उस स्कूल से फिर से शुरू नहीं कर सकते। इसके बाद सीन वर्तमान में आ जाता है। जू अब एक स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर बन चुका है। उसे अपनी टेबल पर यंग की शादी का कार्ड मिला है। उसके जीवन में सब कुछ ठीक है, लेकिन यंग की यादें उसे बहुत दुख देती है। वो आखिरी बार यंग को देखना चाहता है, उसे अलविदा कहना चाहता है। जू की ऐसी हालत देखकर उसके दोस्त एक बोट किराए पर लाते हैं और नदी के बीच में जाकर पार्टी करते हैं। तभी जू को अंगूठी का वो बॉक्स दिखाई देता है जिसे यंग जाते समय छोड़ गई थी। वो बॉक्स के अंदर एक नोट देखता है जिसमें यंग ने लिखा था, ये आदमी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसका ध्यान रखना। मतलब यंग ने ये नोट जू की होने वाली पत्नी के लिए लिखा था। ये देखकर जू फूट फूट कर रोने लगता है और फैसला करता है कि वो आखिरी बार यंग से मिलने जाएगा। इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ नदी में कूद जाता है और यंग की शादी में पहुंचता है। वहाँ जू के दोस्त यंग के दोस्तों को कमरे से बाहर ले जाते हैं। इसके बाद जू कमरे के अंदर आता है और यंग को देखता है। वो बेहद खूबसूरत और खुश लग रही होती है। उसे खुश देखकर जू का दिल टूट जाता है। फिर जू कहता है, मैं बहुत पागल था। मैंने भविष्य के बारे में सोचकर अपने वर्तमान को बर्बाद कर लिया, लेकिन अब मुझे कोई पछतावा नहीं है और तुमसे प्यार करना मेरी जिंदगी का एक ऐतिहासिक अध्याय था। मैं तुम्हें भूलना चाहता हूँ। मेरे जीवन की सबसे अच्छी बात तुमसे मिलना है। तुमने इस बच्चे को समझदार बनाने में बहुत मदद की, लेकिन मैं उन पलों को बार बार जीना चाहता हूँ क्योंकि उस याद के हर पन्ने पर तुम्हारा नाम लिखा था। काश मैं थोड़ा पहले समझदार हो जाता तो शायद मैं तुम्हें नहीं खोता। मैंने तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा और तुम्हारा रोता हुआ चेहरा दोनों देखे हैं। आज मैं एक बार फिर वो चेहरा देखने आया हूँ जो फिर कभी मेरा नहीं होगा। मेरी जिंदगी में आने के लिए धन्यवाद। यंग हमारी जिंदगी में कई बार आती है, लेकिन कोई भी दूसरी बार पहले प्यार की तरह नहीं आती। मुझे 15 सालों तक आगे बढ़ाने के लिए धन्यवाद। हम दो अलग अलग जिंदगियों में प्रवेश कर रहे हैं। वादा करो तुम्हें फिर कभी इसका पछतावा नहीं होगा। हंसी खुशी अपने जीवन की शुरुआत करना। इतना कहकर वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और एक दूसरे को विदा करते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि एक होने का मतलब परफेक्शन नहीं होता, वरना सेपरेशन का कोई शब्द ही नहीं होता। आपको आज की ये फिल्म कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।